नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए प्राचीनकालीन भारत से पूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज का भाग 1 लेकर आए हैं। आप लोगों ने पहले भी हमारे उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित वीडियो देख लिए होंगे। उसी में आज हम भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी सभी तरह के एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे, जैसे यूपीएससी, एनडीए, अदर स्टेट्स के और पीसीएस के एग्जाम के भारतीय इतिहास से संबंधित पोर्शन को हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। इसका भाग 2 भी हम जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक विधा से क्या अभिप्राय है? तो पुरातात्विक विधा का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। शिलालेखों के अध्ययन को पुरातात्विक विधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम ब्रिटिश कार्यकर्ता अधिकारी जेम्स प्रिपसेप ने पढ़ा था 1838 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ तथा अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। लक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में बताए गए राजा विद्रोही माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण में बताए गए विभेद माधव आपके ऋषि गौतम राहुगण थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण को घोर आंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो आपका छंदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को घोर आंगिरस के रूप में उल्लेखित या वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। सही आंसर ए रामायण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है, जिसमें कश्मीरी राजाओं के इतिहास में व्याख्यान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य कहाँ मिला? तो भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य आपका नर्मदा घाटी में पाया गया था। सही आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। सही आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी के मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर मेहुला है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेहुला का प्रयोग 2350 ईसा पूर्व में के अभिलेखों में किया गया है। इसे सुमेरियन भाषा का शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका सही आंसर डी है, वी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी? सही आंसर आपका लोथल। लोथल से हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के इस किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धोलावीरा से प्राप्त होता है। वर्तमान में धोलावीरा आपका गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में पड़ता है। यह प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित पर विचार करने की सही उत्तर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही आंसर है सभी। तो इसका सही आंसर ए 1 2 3 4 सभी रहेंगे। सही आंसर कोट में आपका डी रहेगा। ये सभी कार्य हड़प्पा में होते थे। इन सभी के लिए हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह वहाँ निवास करने वाले उच्च जाति के वर्ग के लोगों के लिए उच्च जाति के लोग बसते थे, उस स्थान को गढ़ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है? क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्तियाँ किसे समर्पित हैं? तो इसका सही आंसर इंद्र को है। सही आंसर आपका बी इंद्र रहेगा। इंद्र को 250 से ज़्यादा ऋचाएँ समर्पित हैं। इंद्र को ऋग्वेद में प्रमुख देवता माना गया है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसमें से 250 सूक्तियाँ अकेले इंद्र देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के स्थल की खुदाई में लोह धातु से प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं, प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अतरंजी खेड़ा से की खुदाई में लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, स्त्रियों को, गायों को, जल को। तो इसका सही आंसर आपका गायों को ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, वैदिक काल में निम्न में से कौन सी प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत
राजतंत्र। तो इसका सही आंसर आपका डी रहेगा, वंश परंपरानुगत राजतंत्र। प्राचीन समय में वैदिक काल में राजा के व उसके पुत्र को गद्दी दी जाती थी, इसलिए वंशानुगत राजतंत्र इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 16 महाजनपदों के युग में मथुरा निम्न में से किसकी राजधानी थी? वुहान जी, वत्स्य, काशी, सुरसेन। तो सुरसेन की राजधानी मथुरा थी 16 जनपदों में से। प्राचीन अगला क्वेश्चन रहेगा चंद्र प्रदोत समकालीन थे। तो चंद्र प्रदोत आपका गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन रहेगा मगध का कौन सा सम्राट आपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मगध महापति नंद को आपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? उसका सही आंसर आपका 326 ईसा पूर्व है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न किस राजवंश का शासन था? सही आंसर सी रहेगा। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देशी संप्रदायों की संख्या कितनी? बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देशी संप्रदायों की संख्या 62 थी। सही आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो सही आंसर आपका जैन रहेगा। जैन धर्म जैन दर्शन त्रिरत्न को मानता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका बी आचारांग सूक्त में रहेगा। आचारांग सूक्त में आपका जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, तो क्योंकि वह नगरी सभ्यता लिपि थी, वह अपनी लिपि थी, उसकी खेतियाँ अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सही आंसर ए है, वह नगरी सभ्यता है, इसलिए गैर आर्य कहलाई। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ कैसी थी? तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है ए चौड़ी एवं सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की गलियाँ चौड़ी एवं सीधी हुआ करती है। अगला क्वेश्चन आपका ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा गया है? तो उस क्वेश्चन आपने जैसा होगा ऋग्वैदिक काल में हिमालय को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर आपका ए है मुंजवत। ऋग्वैदिक काल में हिमालय को मुंजवत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? पूर्ण मूर्ति पूजन, एकेश्वरवाद, देवी पूजन, बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही आंसर है आपका डी बलि एवं कर्मकांड में वैदिक काल की जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर भी आपका ए है। महापद नंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। अगला ऑप्शन है आपका बी नागार्जुन, अवघोष, वसुमित्र। तो सही आंसर भी बी है, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। सही आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? अगला क्वेश्चन आपने सुना पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। आंसर है सिंह विष्णु। अगला क्वेश्चन है आपका तिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो उसका सही आंसर आपका बी कश्मीर है। कश्मीर पे तिद्दा नाम की रानी ने 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द किसका घोतक था? क्वेश्चन ऐसा कि प्राचीन ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था या किसका घोतक था? इसका सही आंसर है काली मिर्च। प्राचीन ग्रंथों में काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया। यवन प्रिय मीन्स विदेशियों को प्रिय, विदेशियों लोगों को काली मिर्च ज़्यादा निर्यात की जाती थी या विदेशियों की मांग काली मिर्च की जाती थी, इसलिए उसे यवन प्रिय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र निम्न में से कौन सा था? अगला क्वेश्चन है आपका संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र निम्न में से कौन सा था? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र आपका आरिकमेडु था। आरिकमेडु मुख्य व्यापार का केंद्र कहा जाता था उस समय। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पांड्य राज्य की राजधानी आपका मदुरै थी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका तिलैंगनांगम का युद्ध किस पांड्य शासक काल में लड़ा गया? तिलैया लांगनाम का युद्ध आपका, इसका सही आंसर आपका ए नेडुजेलियन रहेगा। आपका तिलैया लांगनम युद्ध पांड्य राजा नेडुंगजेलियन तथा चेर राजा श्रेय समेत पड़ोसी राज्यों और 5 सामंतों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध आपका 210 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नेडुंगजेरल विजयी हुआ था।
अगला क्वेश्चन है आपका, संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मन्नन इसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? तो संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मन्नन शब्दों का प्रयोग आपका राजा के लिए किया जाता था। सही आंसर डी राजा। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? सही आंसर आपका इसका रहेगा शिव। चोल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मणिमेकालाई के लेखक कौन थे? मणिमेकालाई के लेखक आपके चतनार थे। सही आंसर बी है चतनार। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, यह राजनीति अराजकता का युग था। यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था। सी, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का स्थान युग था। यह विप्लव और युद्ध का काल था। तो सही आंसर आपका सी रहेगा कि संगम युग को आपका महान साहित्यिक गतिविधियों का युग कहा जाता है। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, किस चेर शासक को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था? तो आपका चेर शासक सेनगुट्टा वन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम काल में संगम शब्द का अर्थ क्या था? तो संगम काल में संगम का अर्थ, इसका सही आंसर रहेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, संगमकालीन किस रचना को तमिल वेद भी कहा जाता है? तो आपका इसका सही आंसर रहेगा तमिल वेद कहा जाता है कुरल को। तमिल साहित्य की रचना तिरुकुल्लर को, इसको कुलर को तिरुक्कुलर भी कहा जाता है। तिरुक्कुलर को तमिल वेद भी कहा जाता है। तिरुक्कुलर की रचना महान कवि एवं दार्शनिक तिरुवल्लुवर ने की थी। तथा इसे तृतीय संगम साहित्य से जुड़ी है। यह तृतीय संगम साहित्य से जुड़ी है तथा तिरुकुल्लर को तमिल साहित्य का पंचम वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य शिल्पद्दाकारम किससे संबंधित है? शिल्पद्दाकारम आपका कथानक चयन तत्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में वर्णित मुवेंद्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, तीन शासक। मुवेंद्र शब्द का अर्थ है तीन शासक। मुवेंद्र शब्द का अर्थ तीन शासक है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य थे। ये तीनों दक्षिण भारत के प्रमुख प्राचीन साम्राज्य थे, जिनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। इसलिए तीन शासकों या तीन साम्राज्य को एक साथ कहा जाता है मुवेंद्र। क्वेश्चन है आपका, चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर आपका सी, वांची। वांची चेर वंश की राजधानी थी, जो वर्तमान के केरल में है। यह साम्राज्य समुद्री व्यापार और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, संगम युग के किस शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस को राजदूत भेजा? तो संगम युग के सम्राट पांड्य राजा ने आपका रोमन सम्राट अगस्टस को राजदूत भेजा था। रोमन सिक्के वस्तुएं मदुरै उसके आसपास के क्षेत्र में पाई गई थी, इसलिए यह इसका प्रमाण भी है कि उस समय पांड्य राजा ने आपका रोमन साम्राज्य में अपना दूत भेजा था। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का प्रमुख विषय क्या था? ए, धार्मिक उद्देश्य, बी, युद्ध और प्रेम, तीन आर्थिक या नीति, डी, सामाजिक न्याय। सही उत्तर है युद्ध और प्रेम। संगम साहित्य का मुख्य हम प्रेम और अभिव्यक्ति भावनाएं थी। परम, अहम परम, जिसका सूत्र है युद्ध वीरता समाज। तो इसका प्रमुख जो विषय थे वो थे युद्ध और प्रेम। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा गया, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति भी जीत की थी। इन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीत के अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाला प्रथम ग्रीक यात्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यात्री ग्रीक यात्री आपका मेगास्थनीज था। सही आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल आपका बंदरगाह के लिए उपयुक्त था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, जिसे भारत का पहला बंदरगाह भी माना जाता है। यह जल परिवहन एवं व्यापार के लिए अद्वितीय जलाशय संरचनाएं पाई गई, इसलिए आपका लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन रहेगा, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग का युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व हुआ था, जिसमें भारी नरसंहार को देख सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने लगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध का मुख्य कारण आपका आर्य कबीलों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व था। सही आंसर आपका सी होगा। इस युद्ध में
ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख घटना है। यह युद्ध सरस्वती नदी के किनारे 10 आर्य कबीलों के संघ तथा भरत कबीले के राजा सुदास के बीच हुआ। 10 आर्य कबीले तथा भरत कबीले के राजा सुदास के बीच हुआ था। यही आर्य समाज में राजनीति, प्रभुत्व और संसाधनों का नियंत्रण पर संघर्ष का प्रमुख घटना है, जिसे आपका दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक थी? जातिगत भेदभाव, अहिंसा का पालन, व्यक्तिगत संपदा का त्याग, बौद्ध साहित्य का अध्ययन। तो इसका सही आंसर है आप ए 1 2 3, यह ऊपर के 1 2 3 इसका सही आंसर है कि बौद्ध संघ में जातिगत भेद का कोई स्थान नहीं था। संघ के सदस्य अहिंसा का पालन करते थे तथा व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग करके केवल आवश्यक वस्तुओं को अपने पास रखते थे। सही आंसर ए है 1 2 3। पहला क्वेश्चन है आपका, किस विदेशी यात्री ने पहली बार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया? सही आंसर बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का वर्णन किया था। भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित बताया था, जो आधुनिक जाति व्यवस्था से भिन्न थी। और मेगास्थनीज जी आपका पहले प्रश्न में बताया गया है कि वो पहला ग्रीक यात्री था जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संगम काल के साहित्य में वर्णित मुरासु क्या है? तो संगम साहित्य में वर्णित मुरासु आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। सही आंसर बी है। मुरासु संगम साहित्य में वर्णित एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जिसे मुख्यतः युद्ध या धार्मिक अनुष्ठानों में बजाया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम काल में चेर शासक किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका संगम काल में चेर शासक काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध थे। तो सही आंसर सी है। चेर साम्राज्य काली मिर्च मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चेर शासक इन्हें समुद्री मार्गों से रोमन साम्राज्य अन्य देशों में निर्यात करते थे। और पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता था, कि विदेशियों को काली मिर्च अति प्रिय थी। अगली क्वेश्चन है आपका, संगम काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी। 2 वे साहित्यिक कार्यों में योगदान करती थी। या 3 विधवाओं को सम्मान प्राप्त था। इसका सही आंसर आपका डी है 1 2 3। ये तीनों विकल्प सही है। संगम काल में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, साहित्य में योगदान के लिए भी स्वतंत्रता थी, साथ ही विधवाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण समाज द्वारा रखा जाता था। सही आंसर आपका डी है 1 2 3, तीनों विकल्प सही होंगे। सही क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम काल में अय किसे कहा जाता था? संगम काल में अय स्थानीय राजाओं को कहा जाता था। संगम साहित्य में अय का उल्लेख छोटे छोटे स्थानीय शासकों के लिए किया जाता था। वे राजा पहाड़ी या सीमावर्ती क्षेत्र में शासन करते थे तथा क्षेत्रीय समुदाय के संरक्षक थे। सही आंसर बी स्थानीय राजा। संगम काल में पांड्य राजा का प्रमुख राजनीतिक प्रतीक क्या था? तो संगम काल में पांड्य राजाओं का अपराध की प्रतीक 2 मछलियां थी। उनके ध्वज में 2 मछलियां हुआ करती थी, जिनको आपका पांड्य वंश में प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज किया जाता था, जो उनके समुद्री वर्चस्व और तटीय नियंत्रण को दर्शाती थी। यह प्रतीक चिन्ह संगम साहित्य शिलालेखों में भी वर्णित है। सही आंसर बी 2 मछलियां। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम काल में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ में दक्षिण भारत के किस बंदरगाह का उल्लेख किया गया? तो आपका कांची काल की पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में आपका मुंजिरिस बंदरगाह का प्रयोग किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द थीसियन सी एक यूनानी ग्रंथ है, जिसमें दक्षिण भारत के मुंजिरिस बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। यह चेर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था तथा रोम के साथ व्यापार का केंद्र था। तो सही आंसर आपका बी मुंजिरिस। क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण आपका सोलंकी राजवंश ने करवाया था। दिलवाड़ा राज मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसे सोलंकी वंश के शासकों ने 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। आंसर सी सोलंकी। क्वेश्चन है, राजपूत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शासक अजमेर का संस्थापक था? तो आपका राजपूत काल में अब अजय राज चौहान उत्तर बी ने 12वीं शताब्दी में अजमेर शहर की स्थापना की थी। वो चौहान वंश की राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध साम्राज्य का संस्थापक था? तो उसका सही आंसर आपका रहेगा बिंबिसार। बिंबिसार आपका, जिसको हयक वंश भी कहा जाता है, का मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों तथा सैन्य विजय का सहारा लिया था। तो अगला क्वेश्चन है, महापद नंद को किस नाम से जाना जाता है? महापद नंद को आपका सर्व रक्षत्रांक के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर बी है। महापद नंद को सर्व शत्रांक सभी क्षत्रियों का संहारक
कहा जाता है क्योंकि उसने कई क्षत्रिय राजवंशों का अंत कर मगध साम्राज्य को मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किस महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है आपका ए कौशल, बी मल्ल, सी काशी, डी सभी। तो इसका सही आंसर डी ये सभी है। अजातशत्रु ने कौशल, काशी, मल्ल महाजनपदों पर विजय प्राप्त कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, मगध के किस शासक के बारे में कहा गया कि उसे एक छत्र राज्य स्थापित किया? तो आपका मगध के राजा महापद्नंद के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने विविध महाजनपदों को समाप्त कर एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए एक छत्र राज्य भी कहा जाता है। सही आंसर आपका बी महापद्नंद। लक्ष्य है, मगध साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। मगध साम्राज्य के पतन का प्रशासनिक क्षमता, भारी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, यह तीनों हैं। तो सही आंसर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने 8वीं शताब्दी में कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है आपका बी पाल। पाल राजवंश ने 8वीं शताब्दी में कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था। यह आपका 8वीं 9वीं शताब्दी में तीन प्रमुख राजवंशों के बीच था। गुर्जर प्रतिहार उत्तर पश्चिम भारत से, पाल पूर्वी भारत से तथा राष्ट्रकूट दक्षिण भारत से। कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई और रणनीति व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। इसी संघर्ष में राजवंशों को कमजोर किया और अतः भारत ने मुस्लिम आक्रमण का रास्ता आसान किया। इन तीनों के आपसी लड़ने से मुस्लिम आक्रमणों का रास्ता आसान हुआ भारत पर शासन का। सही आंसर पाल। अगला क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर तृतीय ने अपने ग्रंथ अभिलाषा अर्थ चिंतामणि अभिलाषा अर्थ चिंतामणि में किस राजवंश का वर्णन किया है? तो आपका सोमेश्वर तृतीय ने अपने ग्रंथ में चालुक्य राजवंश का वर्णन किया है। सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश के प्रमुख शासन थे। उन्होंने अपने ग्रंथ, जिसे मनसोल्लास भी कहा जाता है, मनोसोल्लास भी कहा जाता है, में कला, संस्कृति, प्रशासन और समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया। यह ग्रंथ तत्कालीन समय की सामाजिक स्थिति व सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सही आंसर है चालुक्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर आपका है बी सिकुम। सिकुम ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और मौर्य राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र पर मजबूत शक्ति स्थापित की। वह मौर्य साम्राज्य के अंतिम काल के दौरान एक क्षेत्रीय शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राजाओं के सिक्कों में सामान्यतः किसका चित्र मिलता है? तो सातवाहन राजाओं के सिक्कों में सामान्यतः आपका जहाज और चक्रों का निशान मिलता है। सातवाहन शासकों ने सिक्कों पर जहाज और चक्र का चित्रण समुद्री व्यापार और उनके शासन के नौवहन महत्व को दर्शाता है। वह उनके व्यापक व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है, विशेषकर रोमन साम्राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर है बी नासिक अभिलेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख नासिक अभिलेखों में उसकी माता गोमती बालाश्री द्वारा किया गया है। उसे सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने शकों, यवनों तथा पल्लवों को हराकर सातवाहन साम्राज्य मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन रहेगा आपका, सातवाहन काल में रचित गाथा सप्तशती में किसके द्वारा लिखी गई? ए सिमुक, दो गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिहाल या डी यज्ञेश्वरी सातकर्णी। सही आंसर आपका सिहाल है। गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती सातवाहन शासक काल में सातवाहन शासक हाल द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध प्राकृत काव्य रत्न है। इसमें प्रेम, प्रकृति तथा ग्रामीण जीवन की 700 गाथाओं का संग्रह है। क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के काल में प्रसिद्ध कला किस शैली से संबंधित? क्वेश्चन ये है कि सातवाहन काल में प्रसिद्ध कला की शैली कौन सी थी? तो आपका इसमें सही आंसर रहेगा बी अमरावती। सातवाहन शासक काल में अमरावती शैली, बुद्ध कला, वास्तुकला का विकास हुआ। अमरावती सपूत इस शैली का प्रमुख उदाहरण है, जो अपनी मूर्ति कला व नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर बी अमरावती शैली। क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो आपका सही आंसर इसका भी बी है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में की थी। वह चालुक्य साम्राज्य का सामंत था, लेकिन उसने स्वतंत्र होकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार महाराष्ट्र और कर्नाटक के बड़े हिस्सों तक किया। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम का शासनकाल क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है आपका सी काव्य कविराज मार्ग की रचना। तो सी सही आंसर है काव्य कविराज मार्ग की स्थापना। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह न केवल एक कुशल शासक था, बल्कि महान कवि भी था। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा, जो कन्नड़ साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रकूट वंश के दौरान प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
सही आंसर रहेगा आपका ए कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है और राष्ट्रकूट काल की वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। सही आंसर है कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान के लिए विख्यात है? तो राष्ट्रकूट राजाओं में दंती दुर्ग है, उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास का किस राजा का राजकवि माना जाता है? तो क्वेश्चन ये है कि कालिदास को किस राजा का राजकवि माना जाता है? सही आंसर है आपका बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक राजकवि माना जाता है। गुप्त काल में साहित्य तथा कला का बहुत संरक्षण मिला, जिससे कालिदास जैसे कवियों ने उत्कृष्ट रचनाएं की। अगला क्वेश्चन रहेगा, कालिदास की कृति कुमार संभव किस विषय पर आधारित है? शिव और पार्वती की कथा, श्री राम सीता की कथा, दुष्यंत शकुंतला की कथा, कृष्ण और रुक्मणी की कथा। तो सही आंसर ए शिव और पार्वती की कथा। कुमार संभव महाकाव्य भगवान शिव और पार्वती के विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा पर आधारित है। सही आंसर ए शिव पार्वती की कथा रहेगा। क्वेश्चन है, कालिदास ने ऋतु संहार में किसका वर्णन किया है? तो कालिदास ने आपका ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना ही मानी जाती है। इसमें उन्होंने 6 ऋतुओं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर के सौंदर्य व उनके प्रभावों का वर्णन किया है। तो सही आंसर आपका ऋतुओं का सौंदर्य ए है। व्याख्या हमने करी कि इनकी प्रथम रचना भी है तथा इसमें उन्हें ऋतुओं के सौंदर्य और उनके प्रभाव का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के साहित्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही आंसर आपका बी संस्कृत। कालिदास की अपनी सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी हैं। उनकी काव्य शैली और संस्कृत का सौंदर्य उन्हें संस्कृत कवि का शिरोमणि भी बनाता है। सही आंसर बी संस्कृत। भारत का ईरान पर पहला हमला किस शासक ने किया? भारत पर ईरान का पहला हमला दारा प्रथम नामक शासक ने किया। ईरानी शासक दारा प्रथम डेरियस वन ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के उत्तर पूर्वी भागों पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी के पश्चिमी भागों पर अपने साम्राज्य में शामिल किया। इस घटना का वर्णन बेस्टून शिलालेख में मिलता है। बेस्टून शिलालेख आपका इराक में है। सही आंसर बी दारा प्रथम है। क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध में अलेक्जेंडर का सामना किस भारतीय राजा से हुआ? सही आंसर है आपका पोरस। बी पोरस सही आंसर है। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर का सामना पोरस से हुआ। पोरस ने भावितुरी से लड़ाई की, लेकिन अंततः पराजित हो गया। अलेक्जेंडर ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसका राज्य का शासक बनाए रखा। सही आंसर बी पोरस। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर की भारत यात्रा के दौरान कौन सी नदी ने उसकी सेना के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई? तो इसका सही आंसर व्यास नदी। अलेक्जेंडर की सेना व्यास नदी तक पहुंची, लेकिन उसके आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना को गंगा घाटी की शक्तिशाली राज्यों का डर था। सही आंसर सी व्यास। व्यास नदी का यूनानी नाम हाइफासिस है। हाइफासिस भी कहा जाता है यूनानी में। व्यास नदी को हाइफासिस कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय कौन सा साम्राज्य सत्ता में था? तो भारत के में अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय नंद साम्राज्य का शासन था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। अगला क्वेश्चन है, झेलम के युद्ध में ग्रीक इतिहास के किस नाम से जाना जाता है? झेलम के युद्ध को ग्रीक इतिहास में आपका बैटल ऑफ हेडास्पेस के नाम से जाना जाता है। हेडस्पेस, झेलम नदी को ग्रीक इतिहास में हेडस्पेस कहा है। इस युद्ध को बैटल ऑफ हेडस्पेस के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर ए बैटल ऑफ हेडस्पेस। क्वेश्चन है, कुषाण वंश की स्थापना किस मध्य एशियाई जाति ने की? सही आंसर है ज्यूएसी। कुषाण वंश की स्थापना ज्यूएसी नामक मध्य एशियाई जनजाति ने की। यह जनजाति भारत में आकर बसी व कनिष्क जैसे महान शासकों के नेतृत्व में भारतीय राजनीति और संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव छोड़ा। सही आंसर सी ज्यूएसी। क्वेश्चन है, गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो गांधार कला का विकास आपका कुषाण वंश में हुआ। गांधार कला का विकास कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। यह कला शैली ग्रीक, रोमन और भारतीय प्रभावों का मिश्रण है। इसमें बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो महायान बौद्ध के धर्म के विकास से जुड़ी हुई हैं। सही आंसर है बी कुषाण वंश। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय किस शासक के समय में हुआ? तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय आपका बी कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण के शासनकाल में बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का विकास हुआ। उन्होंने चौथी बुद्ध संगति का आयोजन किया, जिसमें महायान विचारधारा को व्यवस्थित किया गया। सही आंसर बी कनिष्क। क्वेश्चन है, शक आक्रमणकारियों को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शक आक्रमणकारियों को भारत में इंडो साइथियन के नाम से जाना जाता है। शक आक्रमणकारियों को भारतीय ग्रंथों में सतियन के नाम से संदर्भित किया गया है।
वे मध्य एशिया से आए और पश्चिमी भारत में अपना राज्य स्थापित किया। सही आंसर है इंडो साइथियन। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो सही आंसर आपका रहेगा बी, कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा शैली विकसित हुई। यह भारतीय परंपराओं पर आधारित थी और गंधर कला के विपरीत भारतीय प्रतीकों एवं शिल्प कला को दर्शाती थी। क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर वसुदेव प्रथम है, बी वसुदेव प्रथम। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव प्रथम था। उसके शासनकाल के बाद वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के समय में किस विद्वान ने बौद्ध धर्म पर लेखन किया? सही आंसर है आपका ए अश्वघोष, बी नागार्जुन, सी विश्वामित्र। उसका सही आंसर है उपरोक्त तो सभी डी सही आंसर है। कनिष्क के समय में कई विद्वानों ने बौद्ध धर्म पर लेखन किया, जिसमें अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, नागार्जुन महायान दर्शन के प्रमुख विचारक थे, इसके साथ ही विश्वामित्र चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। सही आंसर डी उपरोक्त सभी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस विदेशी यात्री ने भारत को सोने की चिड़िया कहा? तो किस विदेशी यात्री ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? सही आंसर है इसका बी, मैग्नस्थीज ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। मैग्नस्थनीज यूनानी राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की समृद्धि और संसाधनों का वर्णन किया है तथा मैग्नस्थनीज पहला ग्रीक यात्री था जो भारत आया था। ये हमारे प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 100 MCQ का पहला वीडियो है। इसका भाग 2 हम जल्द लाएंगे। इसके साथ ही मध्यकालीन, आधुनिक काल, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, हिंदी संबंधित MCQ प्रश्न भी हम जल्दी लेकर आएंगे। ऐसे ही और सारे वीडियो को देखने के लिए तथा अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।